नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले भी इतिहास में बहुत सारे वीडियो मैं छोड़ चुका हूं और हर विषय करीब हर विषय में हम वीडियो बना चुके हैं। और बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो विद ट्रिक मैंने बनाए हैं, तो उनको भी देखना ना भूलें। और इसके लिए आप टीचिंग पॉइंट जीके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य जो है उसका जो कालखंड है वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा है। इससे पहले दोस्तों मैं ये वीडियो भी छोड़ चुका हूं कि ईसा पूर्व की जो घटनाएं हैं उनका कालक्रम पीछे क्यों चलता है, तो इसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, हम इसको पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। देखिए दोस्तों, मौर्य जो साम्राज्य, इसका जो शासन का केंद्र रहा है वो हमें याद रखना है। शासन का केंद्र जो है वो आपको याद रखना मगध क्षेत्र था। कौन सा था? मगध। और मगध जो क्षेत्र है ये याद रखिए आप, ये जो बिहार का जो पटना क्षेत्र है, बिहार उत्तर प्रदेश का इसमें बड़ा भूभाग आया करता, तो मगध इसका प्रमुख केंद्र था। अब देखिए, मगध के बाद हम इसमें देखेंगे कि मगध में मौर्य साम्राज्य से पहले किसका शासन था, तो वो था नंद वंश का। ये याद रखिए, नंद वंश का शासन था दोस्तों। अब नंद वंश का जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि नंद वंश का संस्थापक और अंतिम शासक। तो इसमें संस्थापक आप याद रखिए, और इससे संबंधित वीडियो भी मैं छोड़ चुका हूं कि कौन कौन वंश के कौन संस्थापक थे। तो संस्थापक थे इसके, याद रखिए, महापद्म नंद। महापद्म नंद ये इसके संस्थापक थे। और अंतिम शासक जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम शासक को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। तो अंतिम जो शासक था वो था घनानंद। अब देखिए, घनानंद जो था, इसके दरबार में एक व्यक्ति रहता जिसका नाम था कौटिल्य। इससे ही ये कहानी शुरू होती है। तो कौटिल्य जो है ये कौन था, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम कि कौटिल्य जो है, इसके देखिए 3 नामों से इसको जाना जाता है। कौटिल्य, इसी का नाम याद रखिए चाणक्य भी इसी को कहा गया है, और विष्णुगुप्त भी इसी को कहा गया है। तो आप ये अच्छे से याद रखिए, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के 3 नाम है। कुटिल गोत्र का था ये, चाणक्य गांव का था, और विष्णुगुप्त इसका असली नाम था, विष्णुगुप्त। अब देखिए, कौटिल्य जो है ये घनानंद के दरबार में था, और कहते हैं कि घनानंद के दरबार में कौटिल्य जो था ये बहुत ही बुद्धिमान था। हालांकि शकल सूरत थोड़ी इसकी बदसूरत थी, लेकिन ज्ञान में ये बहुत आगे था। तो कहते हैं कि घनानंद ने इसके ऊपर एक टिप्पणी की, इसका अपमान किया, और उस अपमान का बदला लेने के लिए, और इसने क्या है कि उसी समय ये शपथ ली थी कि मैं नंद वंश का खात्मा करके रहूंगा। तो देखिए, कौटिल्य जो है उससे संबंधित और देख लेते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है उसके आचार्य थे। कौटिल्य कौन थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। और तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, जो 1947 से पहले भारत में था, और जैसे ही विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। तो अब कहा, ये पाकिस्तान में, याद रखना है। अब देखिए, इसमें कौटिल्य जो है इसकी एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से चलेगा कि इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी? अर्थशास्त्र। अब एक बात और पूछी जाती है, इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा याद रखिए आप, संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है अर्थशास्त्र। और देखिए, अर्थशास्त्र जो है ये कितने अधिकरण है इसके, तो इसके अधिकरण, ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, तो 15 अधिकरण है। ये याद रखिए, इसमें कितने हैं? 15 अधिकरणों में विभाजित है। प्रत्येक अधिकरण में अपने अपने विषय है इसके। अब देखिए, इसके अलावा हम देखेंगे कि जो अर्थशास्त्र है इसकी भाषा हमने संस्कृत पढ़ लिया। एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि इसका विषय क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका विषय क्या है, यानी किससे संबंधित है, किसका वर्णन है इसमें। तो ये राजनीति और प्रशासन से संबंधित है। ये बहुत अच्छी बात है, राजनीति और प्रशासन से इसमें वर्णन है। तो याद रखना, इसमें कई बार विषय में आ जाता है कि इसका विषय अर्थशास्त्र, यानी रुपए पैसे का मतलब नहीं है। इसमें राजनीति और प्रशासनिक नीतियों का जो है वो वर्णन किया गया है कि इसमें अर्थशास्त्र में। अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। तो संस्थापक कौन हुआ मौर्य साम्राज्य का? वो याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक
चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ये चाणक्य जो है जब इसने शपथ ली थी कि मैं नंद वंश का खात्मा करूंगा, तो उस समय कहते हैं कि इसने ऐसे एक बच्चे की तलाश था ये कि उस बच्चे को अच्छी शिक्षा दे करके और नंद वंश के विरुद्ध खड़ा किया जा सके। तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में एक लड़का मिला। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसमें जो काबिलियत इन्होंने देखी वो किसके माध्यम से? कहते हैं कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा टीला था, टिब्बा, और उसमें कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी एक बच्चा खेल रहा था ये। तो इस तरह से खेलते खेलते इसमें देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने, कि इस बच्चे में राजा बनने के सब गुण हैं। तो इस तरह से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। तो वो कौन सा खेल था जिसके माध्यम से वो प्रभावित हुए? कौन? चाणक्य। तो वो खेल था राजकिलम। ये याद रखिए, राजकिलम एक खेल है और ये खेल बच्चे खेल रहे थे, जिसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं चोर सिपाही का खेल। तो इस तरह से जज बना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसकी जब वो काबिलियत देखी तो उस पर वो मोहित हुए और इस बच्चे को अपने घर ले गए और उसको पढ़ाया लिखाया और बाद में एक शासक बनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजकिलम खेल के माध्यम से इनको प्रभावित किया। अगली बात हम पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखिए, इसके बारे में जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य जो है उसमें आप याद रखिए, जब मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की, उसमें, या फिर इसके अलावा हम पतंजलि का भावास्य, इनमें ब्राह्मण साहित्य जो इसको शूद्र बताते हैं। ये याद रखिए, ब्राह्मण साहित्य कहते हैं कि ये जाति से शूद्र था। इसी तरह से बौद्ध और जैन जो ग्रंथ हैं, बौद्ध और जैन ग्रंथ इसको बताते हैं क्षत्रिय, और यही जो मत है वो सर्वमान्य है, क्षत्रिय था ये। इसके अलावा याद रखिए आप कि जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस, उस मुद्रा राक्षस में इसको वर्सल कहा गया है। और वर्सल का अर्थ होता है निम्न कुल का, निम्न कुल का। तो इसमें भी इसको निम्न कुल का बताया गया है। इसी तरह से जो यूनानी या ग्रीक साहित्य है, यूनानी जो साहित्य है वो याद रखिए इसको बताते हैं कि निम्न परिस्थिति, यानी इसकी जो परिस्थिति थी वो निम्न थी। ये निम्न कुल का नहीं था, ये निम्न परिस्थितियों में जन्मा था। तो इसकी परिस्थितियां जो वो निम्न थी कि ये गरीबी में जन्मा था, और लेकिन ये जाति से निम्न नहीं था। ये बात यूनानी साहित्य बताते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो यूनानी इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोप्स, इन नामों से, हालांकि इतना बड़ा आपको नहीं आएगा, ये थोड़ी हार्ड बातें हैं। और जो वी.एस. स्मिथ है, इन्होंने इसका तादात्म्य में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया कि सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्स शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका शासन काल जो वो कब से कब तक का है? तो याद रखिए 322 ईसा पूर्व से लेकर के, और इसका शासन होता है 298 ईसा पूर्व। ये इसका शासनकाल रहा, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था और इसका गुरु था वो कौन था? चाणक्य। और इसी चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के अंतिम राजा घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव डाली। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गया? संस्थापक हो गया। इसके अलावा घटना होती है 305 ईसा पूर्व। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके शासन में सेल्यूकस निकेटर, जो एक यूनानी शासक था, सेल्यूकस निकेटर, तो ये आपको याद रखना है, सेल्यूकस निकेटर, इसके साथ युद्ध हुआ था और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बुरी तरह से पराजित किया और इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलन, और इतिहास में उसको कार्नेलिया के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हेलन या कार्नेलिया से विवाह किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये भारतीय इतिहास में पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था, ये हमें याद रखना है। किसके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसके आगे की बात देखेंगे हम कि जब ये सेल्यूकस निकेटर को हराया तो सेल्यूकस निकेटर ने इसके दरबार में एक राजदूत भेजा जिसका नाम है मेगस्थनीज। ये याद रखना आप, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया मेगस्थनीज।
और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। ये याद रखें, इंडिका बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और इस इंडिका में भी चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है, यानी मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारियां मिलती है। अब इसके अलावा देखेंगे इससे आगे कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जिसका हिंदू कुश पर्वत से और दक्षिण में कर्नाटक नर्मदा नदी तक इसका शासन था। इससे यह पता लगता है कि बहुत ही विशाल साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके अलावा देखो और आगे की बात हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने सौराष्ट्र पड़ता है गुजरात में, सौराष्ट्र के जो किसान है, सौराष्ट्र ये गुजरात में है, तो सौराष्ट्र के किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था के लिए एक झील बनवाई, सुदर्शन झील। ये याद रखना, सुदर्शन झील जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस झील के बारे में जो यहाँ का सौराष्ट्र का गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य, तो ये देखो पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन शासन किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगर ऑप्शन में पुष्यगुप्त वैश्य आ जाए तो हमें पुष्यगुप्त वैश्य करना, लेकिन ये अगर नहीं आए तो चंद्रगुप्त मौर्य कर देना है, क्योंकि इसी के आदेश पर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा ये झील बनवाई गई, सुदर्शन झील। इसके अलावा देखो अगली बात हम पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे, यानी जैन धर्म को ग्रहण किया। और किसके द्वारा दीक्षित? भद्रबाहु। ये याद रखना, भद्रबाहु जो है एक जैन मुनि था और इससे दीक्षा लेकर, दीक्षा होती है धर्म की शिक्षा, तो भद्रबाहु से शिक्षा लेकर के इन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया। इसके अलावा देखिए हम आगे देखेंगे कि इन्हीं के काल में प्रथम जैन संगीति यानी जैन सभा हुई, वो हमने जैन धर्म में पढ़ भी लिया है। इससे अगली बात देखिए इनकी मृत्यु जो हुई है वो 298 ईसा पूर्व जो है इनकी मृत्यु हुई। और ये कहाँ हुई? एक स्थान है श्रवणबेलगोला, और ये श्रवणबेलगोला कहाँ है भाई? ये है कर्नाटक में, याद रखना कहाँ है? कर्नाटक में है। और यहाँ इन्होंने सलेखना जिसको हम बोल देते हैं उपवास विधि, जो जैन धर्म होता है उसमें जब मृत्यु निकट आती है तो उपवास, सलेखना या संथारा विधि बोलते हैं इसको, कि अन्न जल का त्याग करके बैठ जाते हैं और इस तरह से वो प्राण त्याग देते हैं, उसको सलेखना विधि बोलते हैं। और इस जो श्रवणबेलगोला है कर्नाटक में है ये, और यहाँ एक मंदिर बना हुआ जो राजस्थान पुलिस में पूछा गया, चंद्रगुप्त वस्ती मंदिर बना हुआ है। कहा? इस जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पहाड़ी है वहां जो है ये बना हुआ है चंद्रगुप्त वस्ती मंदिर। तो इस तरह से हमने जो मौर्य साम्राज्य उसमें चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था बहुत ही विशाल शासन था, और इसके अलावा इसने जो कुछ यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अब देखिए इसके बाद इससे अगला जो शासक आता है वो कौन आता है? वो हम याद रखेंगे बिंदुसार। कौन सा है? बिंदुसार। देखिए बिंदुसार जो था उसका शासन काल कब से कब तक रहता है? याद रखिए आप कि 298 ईसा पूर्व से लेकर के, और इसका है 274 या कई बार 73 भी दे दिया जाता है। तो इस तरह से ये बिंदुसार का शासनकाल रहा। बिंदुसार जो है इसको किस रूप में जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता। तो आप जान लीजिए कि ये कहीं न कहीं कमजोर शासक रहा है, इस कारण से इसको पिता और पुत्र के नाम से इसको जाना जाता है। बिंदुसार ये कहते हैं कि माथे में चोट का बड़ा निशान था, इस कारण से इसका नाम बिंदुसार पड़ा। और बिंदुसार को जो यूनानी जो इतिहासकार है या यूनानी जो इतिहास है उसमें इसका नाम मिलता है अमित्रघात। और अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक इसका अर्थ होता है। और इसके अलावा देखो अमित्रघात को संस्कृत रूपांतरण है अमित्रोकेडीज। एक ही बात है ये, अमित्रोकेडीज। ये जो वर्ड है ये संस्कृत रूपांतरण है, संस्कृत में इसका अमित्रोकेडीज होता है और इसका अर्थ भी शत्रु विनाशक होता है। जो बिंदुसार है इसके बारे में देखिए, जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ जितने भी हैं उन जैन ग्रंथों में जो बिंदुसार है उसको सिंह सेन कहा गया है, यानी सिंह के समान। और इसी तरह से याद रखना है जो
वायु पुराण है। वायु पुराण में अपने को याद रखना है कि इसको कहा गया है भद्रसार। कई बार इस भद्रसार को मद्रसार भी लिखा हुआ मिलता है, मद्रसार। तो ये वायु पुराण में इसको कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हमने दो भागों में बांटा है, पहला भाग चल रहा है, दूसरा भाग भी आप देखना इसका। तो वायु पुराण में भद्रसार कहा गया, जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया, किसको? बिंदुसार को। अब देखिए बिंदुसार जो है, इसके बारे में एक चीज और भी आती है कि जो सीरिया शासक था एंटीयोकस, एंटीयोकस जो है, इसके बारे में एक चीज आती है कि एंटीयोकस इसकी मित्रता थी और एंटीयोकस के पास बिंदुसार ने एक पत्र भेजा जिसमें मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की गई थी। तो उस समय कहते हैं दार्शनिक के बारे में मना कर दिया, बाकी चीजें भेज दी गई। ये जिक्र आता है बिंदुसार के बारे में। इसी तरह से मिस्र के जो शासक है टोलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने, इसके दरबार में जो एक भेजा था वो था डायनोसियस, डायनोसियस नाम का राजदूत भेजा। और जो सीरिया शासक एंटीयोकस, इसने डाइमेकस नामक का यहाँ राजदूत भेजा। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हमने पढ़ लिया, कौन? जो मेगास्थनीज था, इंडिका का लेखक। अब देखिए इसके आगे, ये तो शासक था, बिंदुसार के बारे में देख लिया। और बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था वो हमें याद रखना है कि बिंदुसार जो है वो ब्राह्मण धर्म या आजीवक संप्रदाय, आजीवक धर्म का अनुयायी था। यानी इसका पिता जैन धर्म और ये आजीवक यानी ब्राह्मण धर्म का ये अनुयायी था। इससे आगे हम पढ़ेंगे अशोक महान। अशोक महान जो है उसके बारे में सबसे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, अशोक महान के बारे में। और इनका जो कालखंड रहता है वो आप याद रखिए 273 से लेकर 232 तक का जो कालखंड है वो अशोक महान का रहता है। देखिए जो सिंगली अनुश्रुति है उसमें एक बात कही गई है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बना था। अशोक बड़ा क्रूर और निर्दयी शासक था, इसके बारे में अशोक के बारे में कहा गया है। अब आप पूछोगे सर अशोक महान कैसे हुआ? तो महानता के भी कुछ कारण है, क्योंकि हमारा इतिहास जो अंत भला तो सब कुछ भला, यानी अंतिम कार्य को हमेशा याद रखा जाता है। पहले कुछ भी हो लेकिन बाद में इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो सिंगली अनुश्रुति के बाद में ये देखिए आप देखिए इसमें, इसके अलावा और चीज देखेंगे अशोक महान के बारे में कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो पुराण जो है उसमें अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, अशोक वर्धन, ये इसका नाम मिलता है किसमें? पुराणों में। इसका जो राज्याभिषेक है वो याद रखिए, राज्याभिषेक। देखो ये जबरदस्ती इसने राज्य प्राप्त कर लिया था 273 में ही, लेकिन जो इसका विधिवत राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व में ये इसका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक से पहले उज्जैन बोलिए, उज्जैनी या अवंती, क्योंकि अवंती इसकी राजधानी थी, तो याद रखिए आप। तो इस तरह से उज्जैनी या अवंती का राज्यपाल था कौन? अशोक महान राज्यपाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शासक बनने से पहले कहां का राज्यपाल था? तो वो उज्जैनी का राज्यपाल था। अब इसके बाद अगली बात देखेंगे हम कि अशोक के काल में एक प्रमुख घटना हुई, और वो घटना क्या है? कलिंग युद्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 13वें अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है। तो कलिंग युद्ध जो है वो कब हुआ? वो हुआ 261 ईसा पूर्व। और इस घटना को लिखा जाता है कि इसके शासन या राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कौन से वर्ष? 8वें वर्ष जो है वो ये कलिंग युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद अशोक जो है उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। और अशोक ने देखिए क्या क्या किया। अशोक ने सबसे पहले देखिए हिंसा का त्याग, यानी ये ध्यान रखिए, हिंसा त्याग, हिंसा का पूरी तरह से त्याग कर दिया। इतिहास में यानी इसमें जो राजा के रूप में अशोक पहला शासक था जिसने हिंसा का त्याग किया, ये ध्यान में रखना। तो हिंसा का त्याग किया इसने। इसके अलावा जो रणघोष है, रणघोष का मतलब युद्ध, रणघोष की जगह इसने अपनाया धम्म घोष, ये भी याद रखिए, धम्म घोष, यानी इसने युद्ध पूरी तरह से युद्ध का परित्याग कर दिया, यानी हिंसा से भरा है। इसके अलावा इसने एक सिद्धांत दिया, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ये जो सिद्धांत है ये जैन बौद्ध धर्म में बिल्कुल मिलता है, लेकिन यहां शासक के रूप में इसका प्रयोग जो है वो किसने किया? अशोक ने किया, ये याद रखना, जियो और
जीने दो। तो राजनीतिक जीवन में इन चीजों का प्रयोग करने वाला अशोक पहला शासक था। इसके अलावा देखिए लिखित अभिलेख, ये बहुत बढ़िया बात है कि लिखित अभिलेख छोड़ने वाला पहला शासक। ये आगे हम पढ़ेंगे गुप्त वंश से, उसमें आएगा, उसमें भी हम पढ़ेंगे। कुमार गुप्त सर्वाधिक अभिलेख छोड़ने वाला, लेकिन लिखित अभिलेख छोड़ने वाला पहला जो शासक था वो था अशोक। इससे पहले के लिखित अभिलेख नहीं मिलते। अब जैसे लिखित अभिलेखों की जिक्र आया तो इनके अभिलेखों का जो पता लगाया, खोज किया, पता किसने किया वो अपने याद रखिए, पाद्रे टिपेनथेलर, पाद्रे टिफेनथेलर इस नाम के इतिहासकार ने इनका पता किया, इनके अभिलेखों का। और ये बात है कब की, ये बात है 1750 की। 1750 ईस्वी में जो है इसका पता लगाया। इसी तरह से पढ़ने में जो सब पढ़ा, इनको पढ़ा किसने, वो पढ़ा जेम्स प्रिंसेप। याद रखना, जेम्स प्रिंसेप ऐसा व्यक्ति था जिसने पढ़ने में सफलता हासिल की, और ये बात है 1837 की। तो लिखित अभिलेख छोड़ने वाला पहला शासक अशोक हुआ, और इसका पता लगाया पाद्रे टिफेनथेलर ने, और जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता की इसके अभिलेखों को। अब देखिए इसके जो अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो है अपना जो बैराट भाबरू जो शिलालेख है भाबरू, ये अपने बैराट की पहाड़ी जयपुर में है। और इससे ये पता लगता है इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो देखिए बौद्ध धर्म जो ग्रहण किया उसमें हमें एक बात ध्यान में रखना है कि बौद्ध धर्म ग्रहण किया ये किसके द्वारा दीक्षित, उपगुप्त, यानी उपगुप्त से दीक्षा लेकर कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। हालांकि देखो जो बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश, ये जो दो है ये कहते हैं कि एक निग्रोध नाम का, निग्रोध, ये आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा कि निग्रोध नाम का एक बौद्ध भिक्षु था। उसने अशोक को जो दीक्षा दी किसमें, बौद्ध धर्म में। जबकि दिव्यावधान जो वो कह रहा कि उपगुप्त ने इसको दीक्षा दी। ज्यादा सही उपगुप्त वाला है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ही इसने हिंसा का परित्याग किया, अपने जीवन को बदला। क्योंकि बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो दिया गया है अहिंसा पर, कि हिंसा नहीं करना। तो ये दीपवंश वाला जो कह रहा है निग्रोधी, तो बहुत पहले, अगर इसने पहले ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, हिंसा का परित्याग कर लिया, तो फिर कलिंग युद्ध कैसे हुआ। तो इस तरह से ये ज्यादा सही प्रतीत होता है जो दिव्यावधान में दिया गया है। दीपवंश महावंश दोनों क्या बताते हैं कि इन्होंने निग्रोध नामक एक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा प्राप्त की। भाबरू शिलालेख के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके अलावा देखो अशोक के बारे में और पढ़ेंगे हम कि अशोक जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें अभिलेख में। 13वें अभिलेख में जो है अशोक के द्वारा जो कलिंग युद्ध किया गया उसका वर्णन मिलता है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी इसी में मिलता है 13वें अभिलेख में, कि पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अब देखिए अशोक ने अपने जीवन में इतना परिवर्तन कर लिया कि इसने रात दिन, और इसने अपने अभिलेखों में लिखवाया कि वो सोते उठते बैठते जागते कभी भी अपनी जनता की फरियाद सुनेगा, और जनता कभी भी उससे फरियाद कर सकती है। तो अपना पूरा जीवन जो इसने धर्म के कार्यों में लगाया, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, याद रखना पुत्र का नाम था महेंद्र, और इसकी पुत्री थी संघमित्रा, इन दोनों ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो पुत्र और पुत्री दोनों ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और इसी के कालखंड में 250 ईसा पूर्व, ये कई बार 255 ईसा पूर्व भी आता है, कि तीसरी बौद्ध संहिता हुई। तीसरी मोगलीपुत्र तिस्से की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संहिता, ये भी आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म जब हमने पढ़ा उसमें भी है कि 4 बौद्ध संहिताएं होती हैं, जिसमें तीसरी जो है वो किसके कालखंड में हुई, इसमें अशोक के कालखंड में तीसरी बौद्ध संहिता 250 ईसा पूर्व है। इसके अलावा मैं देखो इसकी स्पेशल भी एक वीडियो बनाऊंगा कि जो बौद्ध संहिता उसके बारे में, और वो भी विद ट्रिक बनाएंगे हम, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा देखो अशोक ने एक उपाधि धारण की, उपाधि, और वो उपाधि थी इसकी देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदसी, देव नाम प्रियदसी, ये इसकी उपाधियां थी।
और इसकी उपाधियों के बारे में ये क्वेश्चन किया जाता है कि उपाधि किस किसने धारण की। तो एक तो अशोक खुद था जिसने उपाधि धारण की, इसके अलावा इसका एक पुत्र था जिसका नाम था दशरथ, और एक राजा था श्रीलंका का जिसका नाम था तिस्से। इन तीनों ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अशोक से प्रभावित होकर किस किसने, तो अशोक से प्रभावित था श्रीलंका का राजा तिस्से जिसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। इसके अलावा देखिए हम देखेंगे कि अशोक जो है उसमें उसकी जो लिपियां हैं, जो अभिलेखों की लिपियां हैं, वो ब्राह्मी, खरोष्टी ये जो है और अरमेइक, इन तीनों भाषाओं में जो है मिला है। ज्यादातर भारत में जो लिपियां मिली वो दूसरे भाग में बताऊंगा, ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई मिली है भारतीय जितने भी अभिलेख मिले हैं। और जितने अभिलेखों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी हम दूसरे भाग में पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनका अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो वो याद रखिए बृहद्रथ। और इस बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में, और इसी के एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग नाम के एक इसका सेनापति था, उसने हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव डाली जो एक ब्राह्मण वंश था। तो इस तरह से हमने मौर्य वंश के जो मोटी मोटी बातें, वो पहले भाग के जो संबंधित बातें थी वो बातें हमने पढ़ी। जो दूसरा भाग है उसमें और डीप थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो बड़ी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।